तेजी से होगा। मैं फिर से अपने विषय की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि पाली टेक्स्ट में एक बात लिखी हुई विनय पिटक ने, वो आनंद से कह रहे हैं कि आनंद, अब स्त्रियां भिक्षुणी बन गई है तो जो धर्म हजारों वर्षों तक चल सकता था वो 500 वर्ष में खत्म हो जाएगा। यही बात सारे लोग बोलते रहते हैं, भिक्षु भी बोलते रहते हैं, इसलिए स्त्रियों को भिक्षुणी नहीं बनाना चाहते, ये एक रीजन है। लेकिन मुझे डाउट है कि ये ऐसे वचन बुद्ध ने बोले होंगे, क्योंकि कई जगहों पर एक तो महाव्याचन कथा में ही स्पष्ट हुआ है कि वो भिक्षुणी संघ बनाना चाहते थे। 4 प्रतिशत की बात उन्होंने मार्ग से की थी जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी। तो जिन्होंने पहले से संकल्प किया कि मुझे 4 परिषदें बनानी है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, तो वो भिक्षुणी बनने के बाद में या भिक्षुणी संघ की स्थापना होने के बाद में ये विपरीत विरोधाभासी वचन कैसे बोल सकते हैं कि अब धर्म ज्यादा वर्षों तक नहीं टिकेगा। तो ये मिलावट वाली बात है। बहुत सारे पाली के लोग जो है हमारा बहुत विरोध करते हैं कि हम गलत बात कह रहे हैं। पाली टेक्स्ट में कोई मिलावट ही नहीं है। जैसे हमारे भाषणकर सर ने कहा कि पाली में बहुत अच्छे वचन दिए हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के वचनों को कोई डाउट नहीं है, उन्होंने बहुत सही बात की है। लेकिन बाद में जो उसमें, क्योंकि 400 साल के बाद में लिखा गया है, तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग जो साहित्यकार बने, जिन्हें की हक था लिखने पढ़ने का, बाकी लोगों को तो था ही नहीं। हम तो बड़ी मुश्किल से लिख पा रहे हैं, हमको तो सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है लिखने के लिए और बोलने के लिए, तो कितना कठिन है। उस समय जिनको, जो मनुवादी थे या ब्राह्मणवादी थे, उनको ये लिखने का मौका मिला और उन्होंने उसकी मिलावट कर दी। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये दिखाई देता है कि वे बुद्ध को बदनाम करना चाहते थे। हम बुद्ध का विरोध नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि बुद्ध ने गलत बोला है, हम ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट में जो लिखा है उसमें प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन में बोलो या जो पाली में भी लिखा है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टेक्स्ट ही बुद्धा के 400 साल के बाद में श्रीलंका में लिपिबद्ध हुआ है। तब तक के वो मौखिक था, और मौखिक चीजें हमेशा सही एक्यूरेट नहीं होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपभ्रंश होते चला जाता है। शब्दों का, विचारों का भी अपभ्रंश होते, अपभ्रंश शब्द समझता है मतलब वो बदलते चला जाता है। आज आपने मुझसे जो बात सुनी है, आप 10 मिनट बाद बाहर जाकर वही बात किसी को बताना चाहेंगे ना, तो मैंने जैसा बोला वैसे नहीं बता पाएंगे, समझ? तो 400 साल तक बुद्धा के वचन जैसे थे वैसे कैसे याद रख सकते हैं? और फिर उसमें भी पुरुषों ने संघ शासन का, संघ शासन की बात ही हमारी, संघ शासन के तहत भिक्षुओं के पास में सारे डिसीजन लेने का जो पावर चला गया, तो वो स्त्रीवादी दृष्टिकोण रख ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें की है। जैसे कि डॉक्टर धर्मवीर भारती का मैं उदाहरण दूंगी। डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने आप को दिल्ली साहित्यकार कहते थे, दिल्ली में, दिल्ली के, अब नहीं रहे वो। उन्होंने लिखा था बुद्ध ने मेरी स्त्रियों को छीना, चुराया, उस पर बात बताई थी, मेरी स्त्रियों को चुराया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बुद्ध की स्त्रियां, ऐसा कुछ टाइटल है, अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर वो इस तरह की बात करते हैं कि स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का मतलब है उनकी सामाजिक मौत। कितना गलत उसका व्याख्या किया जा रहा है। क्या भिक्षुणी बनने के बाद में आपकी सामाजिक मौत हुई है कि आप समाज से ज्यादा जुड़ी हैं? आप पारिवारिक मौत बोलेंगे तो चलेगा, परिवार से आप छूट जाती है लेकिन समाज से जुड़ जाती है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां उभर कर आती है। आपके लिए परिवार के लोग ये सेकेंडरी हो जाते हैं और समाज के लोग आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कि आधी रात को भी किसी उपासक ने बोला कि मुझे मदद की जरूरत है, तो हमारा कर्तव्य है उसकी मदद करना। तो ये इस तरह की विचारधारा के जो लोग हैं, जो स्त्रियों को आजाद नहीं देखना चाहते हैं, स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोग जब साहित्य की निर्मित करते हैं तो वो साहित्य कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। कितनी स्त्रियों ने लिखा है साहित्य। अब थेरी गाथा भी देखते हैं तो उसमें उन्होंने अपना दुखड़ा ही बताया है
कि जब वो ग्रस्त जीवन में थी तो उनका जीवन कैसा दुखमय था। जो व्यवस्था थी समाज की उसमें उनको निम्न स्तर दिया गया था। आप भिक्खुनी बन के वो आजादी महसूस कर रही है। यही है ना तेरी गाथा में, कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ? आप सबने तेरी गाथा तो पढ़ी होगी। तो साहित्य कौन लिख रहा है ये भी फर्क पड़ता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर देखती हूँ कि जब दलितों की बात होती है या अनुसूचित जाति की बात होती है या फिर अम्बेडकरी समाज की बात होती है, उसके प्रश्नों पर जब एक सवर्ण आदमी बोलता है तो लोग उससे भिड़ जाते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे प्रश्नों पर बोलने वाले। तो भिक्खुनियां जो है या स्त्रियां जो है, उनके मुद्दे, उनके प्रश्न, इस पर जब कोई पुरुष बोलता है तो फर्क पड़ जाता है। जो स्त्री बोल सकती है वो पुरुष नहीं बोल सकता। जो अनुभूति स्त्रियों को होती है वो पुरुषों को नहीं होती है। फिर भी मैं उन महान आदर्शों की बहुत इज्जत करती हूँ जिसमें सबसे पहला नाम बुद्ध का आता है, ज्योतिबा फुले जी का नाम आता है, बाबा साहब का नाम आता है, जिन्होंने स्त्रियों की भावनाओं को समझा है, स्त्रियों की प्रति वो संवेदनशील रहे हैं। इसलिए उनके साहित्य में स्त्री पुरुष समानता दिखाई देती है, उनके वचनों में स्त्री पुरुष समानता दिखाई देती है। लेकिन बाकी जो मनुवादी साहित्यकार है उन्होंने बेड़ागर्क करके रखा हुआ है और इसका फायदा पुरुषों को होता है, पुरुषी वर्चस्व को होता है। इसलिए वो इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। कल हमारी बात हुई थी, चर्चा के लिए रखा गया तो विरोध हुआ। आज एक भिक्खुनी ने अपनी बात रखी है कि उनका सफर कितना कष्टपूर्ण रहा। यहाँ 50 भिक्खुनियां बैठी है। 50 भिक्खुनियां यदि यहाँ बोलने के लिए आएंगी ना कि उनके भिक्खुनी बनने का सफर कैसा रहा, पहले का जीवन कैसा था और अब का जीवन कैसा है और क्या तकलीफें उन्होंने सही है, आज भी इस लैंगिक भेदभाव को वो कैसे बर्दाश्त कर रही है, तो 50 कहानियां आपको मिल जाएगी, एक किताब तैयार हो जाएगी। वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि सदियों से उनको दबाया गया है, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, हमेशा उनको चुप कराया गया है। उनको उनकी शादी के लिए उनको निर्णय नहीं। हमारी जो पहली भिक्खुनी विशाखा महादेवी जी हुई है वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने जबरदस्ती कर दी थी। लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा क्योंकि वो अम्बेडकरी मूवमेंट में जुड़ी हुई थी, इसलिए वो अपनी शादी को छोड़ के भिक्खुनी बन गई और गांव-गांव घूमकर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। ऐसी कितनी भिक्खुनियों की कहानियां आपके सामने आएगी। रिसर्च का विषय है ये, और ये हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट की जो उपासक उपासिकाएं हैं इनका कर्तव्य है कि इस विषय को वो अपने साहित्य में स्थान दे, उस पर लिखे, उस पर बोले। इस तरह से एक अंतर दिखाई देगा। मैं यहाँ पर रुकूंगी। हमारे एक पैनलिस्ट आदरणीय अपरांति सर यहाँ पहुँचे हैं और वो यहाँ पर पैनल में मतलब पहले अनाउंस हुआ था लेकिन लेट आए हैं, तो अगले सेशन में उनको अभी ओके मैं यहाँ रुक रही हूँ क्योंकि समय का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत स्वेच्छा निवृत्ती पत्करली समाजाच्या कामासाठी अपरांती अकॅडमी त्यांनी स्थापन केली। सेवानिवृत्तीनंतर गेली 4 वर्ष सर गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे वर्ग घेत आहेत आणि नाशिकमध्ये दोहा बंगला येथे त्यांनी संपूर्ण समाजासाठी तो उपलब्ध करून दिलेला आहे। गरीब मुलांसाठी, त्यांच्या स्वतःसाठी आणि पत्नीसाठी अवघे 2च रूम फक्त त्या इतक्या मोठ्या बंगल्यामध्ये ठेवले। जर नाशिकमध्ये कधी आलात तर नक्कीच आपण आवर्जून यासाठी भेट द्या अशी मी आपल्याला विनंती करते। आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्याकडून जे विद्यार्थी शिकून गेले तर ते आज विविध पदांवर विद्यार्थी सेवा देत आहेत आणि संपूर्ण धम्म मार्गावर चालणारा संपूर्ण एकही विद्यार्थी त्यांच्यामधला असा नाही की तो धम्माचा मार्ग सोडून वेगळं काम करतोय। सगळे मुलं त्यांचे सुंदर काम करतायत आणि त्यानंतर सामाजिक कामासाठी त्यांनी एक बहुजन हितकारिणी सभेची 15 ऑगस्ट 2022 ला स्थापना केली। सांगण्यासारखं खूप आहे। त्यांचा मुलगा लंडन येथे बॅरिस्टर, जिथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ग्रेझिन लॉ कॉलेजला बॅरिस्टर झाले,
त्याच्याच बरोबर 100 वर्षानंतर बॅरिस्टर संवेदन अपरांती आहेत आणि ते युनोकडून सदस्य म्हणून काम करतायत, जरी ते लंडनमध्ये राहत असले तरी, आणि भारतासाठी आपल्याला तिथून ते लढ्या देतात, कारण इथून तर काहीच आपल्याला मिळत नाहीये, जे काही प्रश्न सुचत नाही. तर सॉरी, खूप बोलण्यासारखं आहे. धन्यवाद सर, थँक्यू. थैंक यू सो मच. यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है कि कार्यक्रम को हिंदी में लेना है, तो हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मराठी के जानकार भी काफ़ी हैं, हिंदी के भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी और मराठी दोनों नहीं जानते. तो हम बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेशन में बहुत समय चले जाता है. तो कुछ चीज़ें, जैसे अभी उन्होंने डिग्रीज़ के जो नाम ली, तो मुझे लगता है सबको समझ में आती है, कई सारी जो बातें हैं वो पता चल जाती है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगी हम ज़रूर ट्रांसलेट करेंगे. तो निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. बहुत बहुत स्वागत अपरांती सर का, और सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ बात रखी. मैं चाहूँगी कि इस पैनल में अपरांती सर और साथ में एक वीडियो भी आया है हमारे पास, जो ऑस्ट्रेलिया से आया है. उनका नाम है भिक्कुनी अय्या येशे, जो ऑस्ट्रेलियन भिक्कुनी है, थेरवादा भिक्कुनी है, लेकिन भारत में रहकर कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है. नागपुर में बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है. तो वो आ नहीं पाए, उन्होंने एक वीडियो भेजा है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हम वो वीडियो को यहाँ पर प्ले करें. और एक इन्फॉर्मेशन की, हमारी स्क्रीन थोड़ी कल से ख़राब हो गई है, तो पूरा नहीं चल पा रहा है, लेकिन आशा करती हूँ पीछे तक सबको स्क्रीन दिख पा रही होगी. मयूर. Hello friends, Namo Buddhaya, Jai Bhim. I'm Aya Yeshe, and I've been around for 22 years. I'm the director of Bodhicitta Foundation, socially engaged with this charity working in Nagpur with people from the Ambedkarite community to educate women and children. We have a girls' home, 4 study centres. We make 7,000 meals per year for hungry children. And we also offer temporary ordination, Buddhist teachings and meditation. We have been working with the community for 12 years. So on this holy day of Mahapajapati Bhattani's anniversary, I was invited by the Mahapajapati Education Foundation to speak about empowering women and the importance of bhikkhunis and the historical relevance of bhikkhunis. We can see that in countries where there are fully ordained nuns, women have a higher standard of living and education, and women who have the opportunity to take full ordination are usually more esteemed by society. Because of wars and because of patriarchy, the nuns' lineage died out in Theravada countries, but that lineage was preserved through Sri Lankan nuns that sailed to China, and then that lineage went to Korea and other Buddhist countries, Vietnam and so forth. So we are still really lucky that the Bhikkhuni lineage lives today. And many Buddhist scholars like Bhikkhu Bodhi, Bhante Sujato, Ajahn Brahms, and Bhante Analayo have written extensively Ayatthapaloka about how that lineage is valid. There can be no doubt that women who don't have basic human rights, women who suffer in poverty, struggle to reach their human potential, and if you are struggling just to survive, it is hard to pursue the path of enlightenment. And that is why, justice and a livable wage and gender equality, treating your partner with respect, giving your employees dignity, days off, human rights, and ensuring that there is a stable government and welfare state for the vulnerable is really important so that Buddhist teachings can flourish. And it's interesting that we all know in every Buddhist temple you'll see the 2 monks who are the Buddhist disciples, foremost in wisdom and psychic powers, Shariputra and Moggallana. But most people don't know the bhikkhunis who were foremost in
wisdom and psychic powers who also have really inspiring stories, and we can read about those stories in the Fairy Gatha. But the nun, the bhikkhuni foremost in wisdom is Ayya Khema, and the bhikkhuni foremost in psychic powers is Upanavana. And we should remember the names of these ancient fairies who were so impressive, who gave up comfortable life in the palace to pursue a life of austerity and uncertainty. And in a time where women were just regarded as property, the Buddha said actually women have the capacity for awakening and accepted them into the Sangha. And they always emphasized that there was reluctance to accept women into the Sangha, but actually, the Buddha was living under trees. So, of course, he was worried about how he would keep women safe. And, rape is a problem. So women need some security. So I think that was why the Buddha had reluctance initially. And also just the desire of men, That was why the Buddha was uncertain as to what to do with women approaching him for ordination. But we can thank Ananda, the Buddha's beloved disciple, for reminding him of his mother's kindness and reaffirming women's capacity to reach full liberation. Hello.